ठीक है, ठीक है। तो यहां हम बता रहे थे कि ताप जलवाष्प जो है वो गर्मी पाकर क्या होता है, उसका घनत्व कम होता है, जिससे वो हल्की होती है। हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, लेकिन ऊपर ताप और दबाव दाब दोनों कम पाया जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ताप और दबाव की मात्रा घटती जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो फैलती है, जलवाष्प जो है वो फैलती है और फैलकर तैरने लगती है, और इस प्रकार वो दिखता है जैसे तैर रही। ठीक है, तो बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है कि उनका घनत्व कम होना। अब सवाल ये उठता है, आप लोग जानते ही होंगे, सबको संभवतः पता होगा कि घनत्व क्या होता है। तो घनत्व किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान, घनत्व किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को बतलाता है। अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ध्यान से सुनिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है 142। भारत का स्थान कितना है? 142। और इससे रिलेटेड और भी जानकारी है जो मैं आपको बताऊंगा कि कुल 180 देशों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया। अर्थात 180 देशों में भारत को 142वां। दूसरी बात कि फ्रांस की एक गैर सरकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की एक गैर सरकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह सर्वेक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य है कि दुनिया भर के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता का क्या पैमाना है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? सूचना के राइट टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस कि विश्व के देशों में क्या स्थिति है, इस बात का आकलन करती है फ्रांस की संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यह गैर सरकारी संस्था, और इसके आधार पर वो प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। और 2021 में उसके द्वारा जो सूचकांक जारी किया गया उसमें भारत का स्थान 142वां है कुल 180 देशों में। 180वें स्थान पर है इरिट्रिया, और पहला स्थान है नॉर्वे का। याद रखिएगा, पहला स्थान नॉर्वे, दूसरा स्थान फिनलैंड, तीसरा स्थान स्वीडन। 1 2 3 को आप जरूर याद रखिएगा, भारत के स्थान को याद रखिएगा, और लास्ट जो अंतिम पायदान पर है उसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही के आसपास होता है। ठीक है, और उस संस्था का नाम याद रखिएगा जो इस तरह के सर्वेक्षण को जारी करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आहार क्रांति क्या है? आहार क्रांति, आहार तो इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि आहार मनुष्य हर रोज हम लोग आहार यानी भोजन लेते हैं ताकि हमारे शरीर को पर्याप्त पोषण मिल सके।
तो पोषण की आवश्यकता हम लोगों को है, और हम लोगों में हर किसी का ये प्रयास होता है कि उसके शरीर को पर्याप्त पोषण मिले, और पर्याप्त पोषण के लिए ऐसा भोजन हो जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता हो। क्योंकि आज हमारे देश में भूखमरी तो एक समस्या है ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा विकराल समस्या जो दिखाई पड़ रही है वो है कुपोषण। कुपोषण की जो समस्या आज हमारे देश में गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रही है, तो आहार क्रांति क्या है? तो सबसे पहली बात जो आप इसके विषय में याद रखिएगा कि 14 अप्रैल 2021 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा वर्चुअल तरीके से इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, 14 अप्रैल 2021 स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। अब उद्देश्य जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसका उद्देश्य है कि लोगों में पोषण के प्रति जागरूकता का सृजन करना, लोगों को पोषण के प्रति जागरूक बनाना, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि यदि आपको न्यूट्रिशन फूड की बात यदि की जाती है तो हमारे मन में आता है कि अरे ये तो अमीरों के लिए है, या ये इसकी उपलब्धता अमीर लोग को ही है, गरीब को जो मिला सो खा लिए, या उन्हें ये उपलब्ध नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे हमारे आस पड़ोस में ही ऐसे खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं जो पर्याप्त मात्रा में पोषण से भरपूर होते हैं, और आहार क्रांति लोगों को इस ओर ही जागरूक करता है। अर्थात ये हमारे आसपास उपलब्ध खाद्य पदार्थों, फलों एवं सब्जियों के पोषण के विषय में हमें जागरूक बनाता है, और उसकी पौष्टिकता के विषय में हमें बताता है कि कैसे हम अपने आसपास के वातावरण से ही पर्याप्त पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो आहार क्रांति के उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, चूंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर जो सरकारी कार्यक्रम लॉन्च किए जाते हैं, विशेषकर इस तरह के कार्यक्रम, उनका कोई ना कोई आदर्श वाक्य यानी मोटो होता है। तो इस कार्यक्रम का भी अपना एक मोटो है, एक आदर्श वाक्य है, और वह है उत्तम आहार और उत्तम विचार। आदर्श वाक्य, उत्तम आहार और उत्तम विचार। उत्तम आहार और उत्तम विचार, ये कहा भी किया है कि जैसा खाओगे वैसे ही विचार होंगे। इसीलिए शुद्ध, सात्विक और पोषक आहार की बात कही गई है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, दिसंबर 2020 के आंकड़ों के आधार पर भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना है? दिसंबर 2020, ये आंकड़ा है वित्त मंत्रालय, सॉरी ये आंकड़ा है आरबीआई का, और दिसंबर 2020 तक भारत पर विदेशी ऋण कितना है? फॉरेन डेप्ट। आप लोग जानते होंगे कि विश्व के ज्यादातर देश, खासकर
अंडर डेवलप्ड नेशन जो हैं वो अपने विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ हद तक या कुछ राष्ट्र तो बहुत हद तक कर्ज लेते हैं। ये कर्ज दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक कर्ज और एक बाह्य कर्ज। आंतरिक कर्ज में देश के लोगों द्वारा, आरबीआई के द्वारा, विदेशी कर्ज में विदेशी राष्ट्रों द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, वर्ल्ड बैंक इत्यादि इस तरह की जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से ये कर्ज लेते हैं। तो भारत भी समय समय पर विदेशी ऋण लेता रहता है और वर्तमान समय में यानी दिसंबर 2020 तक भारत पर कुल विदेशी ऋण 563 अरब डॉलर है। 563 अरब डॉलर, ठीक है, 563 अरब डॉलर। अब आपको बताते हैं कि ऋण जो लिया जाता है, यदि आप किसी से कोई कर्ज लेते हैं तो निश्चित रूप से उसे आपको लौटाना होता है। उसी प्रकार वैश्विक स्तर पर भी जो देश कर्ज लेते हैं उन्हें एक निश्चित समय सीमा के अंदर इन्हें लौटाना होता है। तो इस आधार पर दो प्रकार के कर्ज होते हैं, एक जो अल्पकालीन ऋण कहे जाते हैं, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म, दूसरा दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म। तो अल्पकालीन ऋण वैसे ऋणों को कहा जाता है जिनको 1 वर्ष से कम या 1 वर्ष से कम की अवधि में आपको लौटाना होता है, और दीर्घकालीन ऋणों की परिपक्वता अवधि लगभग 15, 20, 25 वर्षों की होती है। तो खुशी की बात है कि हमारे देश पर 563 अरब डॉलर का जो विदेशी ऋण है, उस विदेशी ऋण में 81.6% जो ऋण है वो दीर्घकालीन ऋण है, दीर्घकालीन ऋण, जबकि 18.4% अल्पकालीन। तो ये हमारे लिए एक राहत की बात है कि हमें लंबे समय में अपने ऋणों को चुकाना है और उस तरीके से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं और इससे सहूलियत भी मिलती है। इससे जुड़ा हुआ एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, सवाल ऐसा पूछा जाता है विभिन्न सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी, बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए यह आपके लिए जरूरी है कि यदि आपसे पूछा जाए कि 563 अरब डॉलर का जो भारत पर विदेशी ऋण है वो हमारी जीडीपी का कितना प्रतिशत है, भारत के कुल जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत विदेशी ऋण है, तो इसका आंसर होगा 21.9। जीडीपी का 21.9 यानी 9% हम पर विदेशी ऋण है, ठीक है। इससे रिलेटेड ही एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत ने जो विदेशी ऋण लिया है, कोई भी देश, याद रखिएगा आप लोग, जब विदेशी ऋण लेता है तो स्वयं अपनी मुद्रा में लेता है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित जो मुद्राएं हैं उनमें लेता है, और वर्तमान समय में डॉलर विश्व का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मुद्रा के रूप में माना जाता है। तो सवाल आपसे हो सकता है कि भारत के कुल ऋण में डॉलर मूल्य में या डॉलर का कितना प्रतिशत है, तो 51.9% जो ऋण है वो हमने डॉलर रूप में लिए हैं, यानी डॉलर 51.9% जो है वो डॉलर के रूप में, अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ कि हमने जो 51.9% इसका जो हमने
51.9% डॉलर रूप में। अर्थात जब हमको ऋण चुकाना होगा तो डॉलर के रूप में ही हमको ऋण की अदायगी करनी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वर्ण आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था को कब लागू किया जाना? अनिवार्य हॉलमार्किंग कब लागू होगा? सवाल है कि स्वर्ण आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था को कब से लागू किया जाना है? तो आंसर है 1 जून 2021। 1 जून 2021। 1 जून 2021 से सभी स्वर्ण आभूषणों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग चिन्ह अंकित करना होगा, ताकि स्वर्ण आभूषणों में जो हेरा फेरी होती है, अर्थात उसकी शुद्धता को लेकर जो मिलावट होता है, उस पर काबू पाया जा सके। ठीक है, और यह हॉलमार्किंग यानी स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग की व्यवस्था को कौन लागू करता है? तो ये भारतीय मानक ब्यूरो है। भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी, यह भारत में स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क के चिन्ह को अंकित करता है, जो यह दर्शाता है कि यह उसकी शुद्धता को बतलाता है और उसे दुनिया में किसी भी जगह कहीं भी बेचने में या खरीदने में किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया? एशियाई चैंपियनशिप 2021 का आयोजन, याद रखिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन अप्रैल 2021 में अलमाटी एक मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान के शहर अलमाटी में अप्रैल 2021 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम स्थान को प्राप्त करने वाले देश का नाम है ईरान, दूसरा है कजाकिस्तान और तीसरा है भारत। देश भारत, सॉरी, ईरान, कजाकिस्तान और भारत। पहला ईरान, दूसरा कजाकिस्तान और तीसरा भारत, ये शीर्ष 3 देश हैं। अब एक और भी जरूरी चीज है जो आप लोग जानिए, तो भारत ने तीसरे स्थान पर कुल 14 पदक प्राप्त किए। कुल कितने? 14। और भारत के पदकों का
की जो प्रकृति है वो इस प्रकार है, क्योंकि 3 तरह के पदक मिलते हैं, स्वर्ण, कांस्य और रजत। तो स्वर्ण में सॉरी, हाँ 536 अर्थात भारत ने 5 गोल्ड स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक यानी सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। तो भारत ने कुल 14 पदक प्राप्त किए, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य, और इस प्रकार यह तीसरे स्थान पर रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है? तो लाइकेन एक वनस्पति है जो कवक एवं शैवाल। लाइकेन क्या है? एक वनस्पति जो कवक एवं शैवाल से मिलकर बनता है। कवक एवं शैवाल अर्थात लाइकेन क्या है? जो यह एक प्रकार के सहजीवी संबंधों को दिखलाता है। सहजीवी संबंध मतलब कवक जो है वो आवश्यक भोज्य सामग्री जल एवं खनिज लवण, कवक क्या करता है? जल एवं खनिज लवण को इकट्ठा करता है और उसे इकट्ठा करके वो शैवाल को देता है, और शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। इस प्रकार लाइकेन एक सहजीवी वनस्पति संबंध को दर्शाता है। यह एक वनस्पति है जो कवक एवं शैवाल से मिलकर बना है। अब आते हैं प्रोजेक्ट सशक्त क्या है? अगला क्वेश्चन 15। प्रोजेक्ट सशक्त क्या है? यह सवाल है कि प्रोजेक्ट सशक्त क्या है। तो जान लीजिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आप लोग पढ़ते होइएगा या सुन रहे होंगे, यदि आप लोग समाचार पत्र ध्यान से पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि विगत 3-4 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है, जिसका नाम है एनपीए। एनपीए की बढ़ती संख्या अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और यह बैंकिंग व्यवस्था के लिए संकट के समान है। और इस संकट से निपटने के लिए सुनील मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रोजेक्ट सशक्त, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए से निपटना, सुनील मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू। कहने का मतलब कि प्रोजेक्ट सशक्त एक ऐसा मिशन है जो बैंकों में बढ़ते हुए एनपीए की समस्या से निपटने पर जोर देता है। इस कार्यक्रम को सुनील मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया है। अब सवाल उठता है कि एनपीए क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अर्थात वैसा बैंकों द्वारा दिए जाने वाले वैसे ऋण जिसका मूल और ब्याज यानी मूलधन और ब्याज 90 दिन तक नहीं लौटाए जाते हैं। भारत में इसकी परिभाषा यही है, 90 दिन तक नहीं लौटाए गए हो वह एनपीए कहलाता है। इसको दूसरे अर्थ में आप सब सीधे अर्थों में यह जानिए कि मूलधन और बैंकों द्वारा दिया गया वैसा ऋण जिसकी अदायगी न की गई हो, जिसकी अदायगी एक निश्चित सीमा में न की जाती हो, वह एनपीए कहलाता है। अब इस पर विस्तार से तो नहीं, यहाँ क्योंकि फैक्चुअल रूप से आप इसे इतना याद रखिएगा। अब आते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। पूंजी पर्याप्तता
अनुपात क्या है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत के वित्तीय क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया जब प्रारंभ की गई 91-92 में, तो उसी दौरान RBI द्वारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि CAR को अपनाया गया। ये CAR होता क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? लोगों की जमाओं को स्वीकार करना और जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करना। लेकिन बैंक जब ऋण बांटते हैं तो ऋण बांटने के क्रम में उनके जो ऋण देते हैं उसके साथ जोखिम बना रहता है। जोखिम क्या होता है? तो इस बात का डर लगा रहता है या इस बात की आशंका रहती है कि उनके द्वारा दिए गए ऋण लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। और ज्यादातर मामलों में या इसकी बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए 1992 में RBI ने CAR को अपनाया। कहने का मतलब कि बैंक को यदि वे लोन बांट रहे हैं, ऋण बांट रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उन्हें अपने जोखिम भारित परिसंपत्ति एवं अपनी पूंजी जो उनके पास बचा हुआ है, जो उनकी अपनी पूंजी है, उनके बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होगा। अर्थात इसको यूं समझिए, सपोज कीजिए कि RBI ने द्वारा CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, यदि 10% घोषित किया गया है, 10%, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि कोई भी बैंक 100 रुपया का ऋण तभी दे सकती है जब उसके पास 10 रुपये की पूंजी उपलब्ध हो। अर्थात यदि उसके पास 10 रुपये की यदि अपनी पूंजी है तभी वो 100 रुपये तक का ऋण दे सकता है। कारण है कि बहुत से बैंक दिवालिया होते गए, डूबते गए। इस प्रकार के एटीट्यूड के कारण, अर्थात ऋण दिए और ऋणों की वसूली नहीं हो पाई, तो उसके लिए RBI ने यह नियम लाया। परिणाम स्वरूप, और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि इससे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। क्योंकि यदि बैंक दिवालिया होते गए तो एक बहुत बड़ा संकट होगा और देश एक गंभीर वित्तीय संकट से ग्रसित हो सकता है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कॉल मनी, कॉल मनी क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉल मनी क्या है? तो कॉल मनी का तात्पर्य है कि अभी तो मैंने आपको बताया कि बैंकों की स्थापना की जाती है या बैंकों का प्रमुख कार्य है कि लोगों की जमाओं को स्वीकार करना तथा जरूरतमंद लोगों को वित्त की सुविधा प्रदान करना। लेकिन अर्थात ये जो रिलेशन है ये पब्लिक और बैंक के बीच है। लेकिन कभी कभी बैंक भी आपस में लेन देन की क्रिया करते हैं। अपनी आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा आपस में लेन देन किया जाता है और ये लेन देन अत्यंत छोटे समय के लिए, अत्यंत छोटे अवधि के लिए किया जाता है। और जब यह अवधि एक दिन का हो, अर्थात कोई बैंक आज कर्ज लेता हो और कल उसे लौटाना हो, तो इस प्रकार के लेन देन को कॉल मनी कहते हैं। कॉल मनी क्या है? जो ऐसा मनी जो अगले दिन की वापसी की शर्त पर ली जाती हो, कॉल मनी। और इस कॉल मनी पर जो इंटरेस्ट देना होता है उसे कॉल रेट कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट मुंबई में है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट कहां है? लंदन। आप लोग याद रखिएगा, कॉल मनी क्या है
कॉल मनी रेट क्या है? कॉल मनी मार्केट, विश्व का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट कहाँ है? और कॉल मनी, भारत का कॉल मनी मार्केट कहाँ है? तो ये चार बातें इस क्वेश्चन में, चार बातों का आंसर छिपा हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सीकनेस क्या है? औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सीकनेस, इंडस्ट्रियल सीकनेस क्या है? तो सीकनेस का मतलब समझते हैं आप लोग, बीमारी, कमजोरी। तो जिस प्रकार इंसान को, जानवरों को बीमारी होती है, उसी प्रकार उद्योगों में भी बीमारियां फैलती हैं, उनको भी कमजोरी आती है। तो औद्योगिक रुग्णता क्या है? यानी उद्योगों की कमजोरी। लेकिन इसे यदि परिभाषित करना होगा तो क्या कहेंगे? तो कंपनी अधिनियम 2013 कहता है कि यदि कोई औद्योगिक कंपनी स्वयं के द्वारा लिए गए ऋणों की मांग किए जाने के 30 दिनों के अंदर यदि ऋणों को नहीं लौटाता है, तो और न ही उस पर कोई न्याय संगत जवाब देता है, तो वैसी औद्योगिक कंपनी को रुग्ण औद्योगिक अर्थात सिक इंडस्ट्री के रूप में माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वैसी औद्योगिक कंपनी जो अपने द्वारा लिए गए ऋणों की मांग किए जाने पर उसे 30 दिनों के अंदर यदि नहीं लौटाता है और न ही कोई संतोषजनक जवाब देता है, तो वैसी स्थिति में उसे रुग्ण औद्योगिक कंपनी कहा जाएगा। ठीक है, तो औद्योगिक रुग्णता की समस्या भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या रही है और आज भी है। और समय समय पर औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा अनेक समितियों का गठन भी किया गया है, जैसे टी तिवारी समिति, ओंकार गोस्वामी समिति, बालकृष्ण इराडी समिति इत्यादि। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी दल को लोकसभा में कुल कितने सीटों का, लोकसभा के कुल सीटों का कितना प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता, या इसका व्याख्या ही सुन लीजिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा? क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा? तो वर्तमान में सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा किसी को नहीं प्राप्त है। क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या को प्राप्त करने में विफल रहा है। अब आप लोग पूछिएगा या जानना चाहिएगा कि वो सीटों की संख्या है क्या? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा के कुल सीटों का कम से कम 10% प्राप्त होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को, और वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो कितना प्रतिशत? 10%। 543 का 10% यानी 54। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको जरा अतीत में लिए चलता हूं तो जान लीजिए, भारत में पहली बार 1969 में राम सुभग सिंह को लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पहली बार 1969 में राम सुभग सिंह को दिया गया था। और लोकसभा में, या यूं कहिए कि लोकसभा में विपक्ष की भूमिका पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, बड़ा चर्चा करने के लिए कम से कम विस्तार में जाना होगा, लेकिन मोटे तौर पर आप लोग समझते होइएगा कि विपक्ष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता के कर्तव्यों, जनता के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक जिम्मेवार विपक्ष का होना लोकतंत्र का एक अनिवार्य शर्त माना गया है। और ऐसी स्थिति में एक मजबूत विपक्ष
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अत्यंत जरूरी है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में वर्तमान में इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए उपयुक्त राजनीतिक दल यदि कोई नहीं है तो ये भी एक सोचनीय पहलू है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? जैसा कि नाम से ही पता होगा, पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग किसे कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि देश का वैसा प्रत्येक व्यक्ति जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे हैं या पीछे छूट गए हैं या जिनका सामाजिक और शैक्षणिक विकास नहीं हो सका है, वो मुख्य रूप से पिछड़ा माने जाएंगे और उनकी पहचान पिछड़ों के रूप में की जाएगी। हमारा देश आजादी के बाद ही भारत में समावेशी विकास यानी समावेशी सामाजिक विकास की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम निर्मित किए गए। मसलन आरक्षण की व्यवस्था भी उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में किया गया, अनुच्छेद 340 के तहत। अनुच्छेद 340 के तहत, यानी यह एक संवैधानिक संस्था है। याद रखिएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी संरचना को भी आप लोग देखिएगा, इसका एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इन सबों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया ही कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में या उनकी समस्याओं की पहचान करना और उन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक सुझाव देना इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रमुख कार्य है। ठीक है, और अपना यह सुझाव या अपना यह प्रतिवेदन यह सर्वप्रथम राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, इससे संबंधित एक अन्य जानकारी और बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वो जान लीजिए। तो देश में सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि देश का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1954 में काका कालेलकर आयोग के नाम से किया गया था। काका कालेलकर आयोग। उसी प्रकार 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। बीपी मंडल के नाम से आप लोग आज पूरा भारत परिचित होगा। ये वही बीपी मंडल है जिनकी सिफारिशों के आधार पर भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई 1990 में बीपी सिंह की सरकार के द्वारा। और यह संभवतः बीपी सिंह सरकार द्वारा बीपी मंडल की रिपोर्ट को लागू करने के कारण, या यूं कहिए, खैर उसमें हमको नहीं जाना है, आप लोग याद रखें, बीपी मंडल दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और उनकी सिफारिशों के आधार पर पिछड़ों को 27% आरक्षण की व्यवस्था संविधान के में किया गया और इसकी अनुच्छेद 16(4) में चर्चा की गई है। ठीक है, धन्यवाद। कोई सवाल यदि आप लोग को है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? हो गया क्या जी? नीतीश, कोई क्वेश्चन है? पूछो लोग से।